हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यह वीडियो जो है रेलवे समान विज्ञान सीरीज़ का दूसरा भाग है। ठीक है, यानी कि रेलवे जो है 1992 से 2023 तक जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे हैं उनको हम लोग एक एक घंटा के वीडियो सीरीज़ में जो है एक एक घंटा के वीडियो में देखने वाले हैं। और यह वीडियो सीरीज़ रेलवे समान विज्ञान नाम से हमारे यूट्यूब चैनल जो है रट्टूमल पर डाला जाता है, तो उस पर जाके आप लोग जो है देख सकते हैं। पहला वीडियो जो है 1 घंटे की ऑलरेडी डाले जा चुके हैं और इस वीडियो को डालने में थोड़ी देरी हो गई। अब से दोस्तों रेगुलर प्रयास करेंगे कि डेली एक एक घंटे की वीडियो डालूं। ठीक है, और इस वीडियो में एक चीज़ खास है दोस्तों, इसको जो है दोस्तों हम पोर्ट्रेट मोड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स के पास जो है मोबाइल होते हैं और मोबाइल से देखते हैं, और मोबाइल को जो है पोर्ट्रेट मोड में पकड़ने में आसानी होती है। और आप जो है कहीं भी बैठ के सो के जैसे जो है देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में पकड़ने में, क्योंकि बहुत आसानी होती है। ठीक है, इसलिए इसको पोर्ट्रेट मोड में रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज के पहला प्रश्न है दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है। तो दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो होता है सामान्य होता है। अगला प्रश्न है आरआरबी चंडीगढ़ से 13 फरवरी 2000 से। इसमें देखिए दोस्तों, एक ही साइंस से प्रश्न पूछे गए थे। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। खाद्य का ऊर्जा जो है यानी इसका मात्रक क्या होता है, तो कैलोरी होता है खाद्य ऊर्जा का, वही यहाँ पूछा गया है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला प्रश्न है आरआरबी गोरखपुर 26 मार्च 2000 से। ओजोन परत रक्षा करती है, यानी ओजोन परत जो है दोस्तों सूर्य की परावैंगनिक किरणों से जो है पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है आरआरबी सिकंदराबाद 7 मई 2000 से। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। दोस्तों, वस्तु का जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। अगला प्रश्न है आरआरबी भोपाल से 28 मई 2000 से। डिक्टोलॉजी यानी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है। यानी डिक्टोलॉजी जो है यानी संकेत भाषा द्वारा बधिरों से संवाद स्थापित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फैराडे डैश की इकाई है। तो फैराडे दोस्तों धारिता की इकाई है। और यह दोस्तों फैराडे धारिता होती किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए। हर एक जो है लगभग इलेक्ट्रिक उपकरण में जो है कैपेसिटर लगे होते हैं, उसी का जो है दोस्तों कैपेसिटी का जो मात्रक है फैराडे होता है। आपको पता होना चाहिए। पंखा में भी कैपेसिटर होते हैं गोल टाइप के बेलनाकार। अगला प्रश्न है आरआरबी इलाहाबाद से 20 अगस्त 2000 के प्रश्न। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। दोस्तों, तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण टिटेनस होती है। यहाँ लोग दोस्तों अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं दोस्तों, वायरस के कारण कई आदमी मार देते हैं कि वायरस से होते हैं टिटेनस, लेकिन जो है यह बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रक्त समूहों में कौन सा दोस्तों सर्वग्राही है। सर्वग्राही मतलब सबसे लेने वाले यानी कि रक्त ग्रुप कौन से हैं, तो AB ग्रुप जो है दोस्तों यह सभी ग्रुप से जो ब्लड ले सकते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति जो है प्रति मिनट 72 बार होती है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है। दोस्तों, आयोडीन की कमी से जो दोस्तों व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है मानव आँख का कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होता है उसमें सर्जन क्या निकालता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में दोस्तों याद रखिएगा लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां को निकालता है। यानी कि आँख जब खराब होता है दोस्तों तो ऊपर की पेशी जो है बढ़ जाती है, जिससे देखने में कठिनाई होती है, तो उसी को दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी में काट कर निकाला जाता है ऊपर से। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। तो कोलेस्ट्रॉल दोस्तों आपको पता होना चाहिए यकृत में सर्वाधिक बनता है, यकृत यानी लीवर में। और कोलेस्ट्रॉल से दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। अगला प्रश्न है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप दोस्तों डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आरआरबी चेन्नई से 10 सितंबर 2000 में जो पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है चूना पत्थर डैश की तरह चट्टान है। यानी चूना पत्थर जो है किस प्रकार की चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न है एक AC जनित्र यानी AC जनरेटर में
मुख्यतया क्या होते हैं। तो यानी एसी जनरेटर के मुख्य पार्ट्स के नाम पूछे गए हैं यहाँ। तो क्या क्या होते हैं उसमें, एक आर्मेचर होते हैं, उसके बाद क्षेत्रीय चुंबक होते हैं, उसके बाद स्लिप रिंग होते हैं, और उस पर जो है ब्रूस लगे होते हैं कार्बन के, ठीक है। स्लिप रिंग होते हैं, उस पर जो है ब्रूस लगे होते हैं। तो ये 4 पार्ट जो है मुख्य हैं एसी जनरेटर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग है। दोस्तों आपको पता होगा हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है, ठीक है। इसकी अच्छी पकड़ कब होगी, ठीक है। तो इसकी अच्छी पकड़ दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पीतल का प्लग जब ठंडी होगी और स्टील की प्लेट जब गर्म की गई हो, तो तब दोस्तों जो है इसकी पकड़ जो है एकदम अच्छी होगी, मजबूत होगी, ठीक है। मतलब टाइटली ये जो है पकड़ेंगे। इसके बारे में दोस्तों एक चीज़ और पूछा जाता है कि कोई प्लेट है, ठीक है, उसके बीच में छिद्र है और अगर उसको गर्म किया जाए तो उसका छिद्र क्या होगा दोस्तों। तो छिद्र जो है दोस्तों बढ़ जाता है गर्म करने पर, ठीक है। इसी कारण से यहाँ कहा गया है प्लेट को जो है गर्म करेंगे तो छिद्र उसका बढ़ जाएगा तो लगाते वक्त जो है प्लग आसानी से चला जाएगा छिद्र में, और जब वह ठंडा अपने अवस्था में आएगा तो उसको टाइटली जो है जकड़ लेगा। यही यहाँ कहा गया है। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों, कई बार जो है गलत मार देते हैं आदमी सोच के कि गर्म करने पर मेटल जो एक्सपेंड करता है, लेकिन एक्सपेंड करता है तो खाली क्षेत्र की तरफ भी करता है। तो ये बाहर वाले बाहर की तरफ और जो है बाहर वाले बाहर की तरफ करेंगे तो दोस्तों ये जो है रिंग के भांति जो है यह भी तो बाहर की तरफ फैलेगा। तो इसलिए इसका जो है दोस्तों छिद्र, अंदर वाला छिद्र जो है बढ़ जाता है। तो इसमें गलती नहीं करिएगा आप, ये नहीं करिएगा कि अंदर वाला छिद्र भी छोटा हो जाएगा, तो बढ़ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों कैसे रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आप पहला पार्ट में देखे होंगे इस तरह से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको महसूस हो रहा होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसमें भी साइंस के स्पेशली। अगला इसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। तो CaOCl2 होता है, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। यानी कि दिए को जो है देखने में अत्यधिक जो है शोभनीय कौन सा रंग बनाता है। तो पीला रंग, प्रकाश का पीला रंग जो है दिए को जो अधिक शोभनीय बनाता है, यानी दर्शनीय बनाता है। अगला प्रश्न है, माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है। तो माचिस में दोस्तों लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध दोस्तों ओम में मापा जाता है, और ओम का सिंबल क्या होता है। तो इस तरह से ओम होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथिलीन का जो उपयोग में लाया जाता है, इथिलीन को। अगला प्रश्न है, चांदी का रासायनिक प्रतीक है। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक दोस्तों Ag होता है, और इसका नाम क्या होता है। तो अर्जेंटीनम होता है। अगला प्रश्न है, RRB गुवाहाटी से 1 अक्टूबर 2000 को जो पूछे गए थे उससे। तो पहला प्रश्न है, जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची क्या होगी उसकी दोस्तों। तो जितनी ऊंची आवाज़ होगी दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उतनी ही ऊंची होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उतनी ही तीव्र होगी। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। यानी कि सबसे कम तरंग लंबाई किस किरण की होती है। तो गामा किरण की जो लंबाई, तरंग दैर्ध्य की लंबाई यानी वेवलेंथ सबसे कम होते हैं। तरंग लंबाई यानी यहाँ याद रखिएगा वेवलेंथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो केमोथेरेपी जो है कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है। हेलोजन दोस्तों कांच पर प्रहार करती है, तो कौन सा हेलोजन है। ब्रोमीन। यहाँ हेलोजन जो है दोस्तों एक ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल में एक हेलोजन का ग्रुप होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन उसमें उसके तत्व हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन जो है दोस्तों कांच पर प्रहार करती है, यानी कि कांच पर रिएक्ट करती है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। तो मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि समान चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती है। तो समान चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों याद रखिएगा बल की रेखाएं जो दोस्तों समांतर होती है। जैसे कोई चुंबक का ये है, तो इसमें आपको पता होगा कैसे चुंबक क्षेत्र बनाते हैं, और यह जो होता है दोस्तों समान होते हैं, ठीक है।
समांतर होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, जब बल की रेखाएं आपस में जो है समांतर होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस परमाणु के जो है बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, यानी कि ऑक्टेट उसका पूरा होता है, इसलिए किसी से वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, ठीक है, जिसका संवेग ज़्यादा होगा, यानी कि किसका संवेग ज़्यादा होगा? चलती हुई कार और रेल के इंजन दोनों में किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो संवेग का वैसे फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ दोस्तों मास जिसका, वेलोसिटी तो दोस्तों बराबर है, ठीक है। एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, यानी गतिज ऊर्जा यानी कि वेलोसिटी बराबर है, ठीक है। और जो कह रहा है इसका संवेग किसका ज़्यादा होगा? तो जहाँ जिसका मास ज़्यादा होगा, तो आपको पता होगा कार से बड़ा ज़्यादा मास किसका होगा? तो रेल इंजन का होगा। तो रेल इंजन का मास अगर ज़्यादा होगा तो इसका जो है संवेग भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। दोस्तों साधारण मशीन की क्षमता जो है किलोवाट में दर्शाई जाती है, ठीक है। 1 HP बराबर आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 746 वाट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ट्ज मात्रक है। दोस्तों हर्ट्ज मात्रक जो है आवृत्ति का होता है, इसका सिंबल होता है HZ। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है समान होता है? तो याद रखिएगा -40 डिग्री पर जो है दोस्तों फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो है स्केल जो है समान होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या फार्मूला क्या होता है? तो डिग्री सेल्सियस बराबर दोस्तों फ़ारेनहाइट में से 32 घटा लेंगे, ठीक है। उसको अगर 5/9 से गुना कर देंगे तो वो डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फार्मूला, डिग्री सेल्सियस बराबर F - 32 गुना 5/9, ठीक है। अगला प्रश्न है, DNA के मूल मात्रक है। दोस्तों DNA का मूल मात्रक जो है न्यूक्लियोटाइड्स होता है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, RRB भुवनेश्वर से 19 नवंबर 2000 को जो पूछे गए थे, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ आपको पता होगा, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है, केवल संरक्षित, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है इसको बदला जा सकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेल पटरी पर जोर पट्टी यानी फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो रेल पटरी पर फिश प्लेट का प्रयोग दोस्तों 2 पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। फिश प्लेट यानी दोस्तों हिंदी में नाम देखिए जोड़ पट्टी है, इससे क्लियर है। इस या रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को आप सीधा याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर CV रमन को जो है भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि किस सब्जेक्ट में? तो भौतिक शास्त्र में। और 1930 में, यह भी इम्पोर्टेंट है, रेलवे में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो दोस्तों समुद्री मील जो है नौवहन का जो है उसकी एक इकाई होती है, कौन सी? समुद्री मील, ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया किसके द्वारा? तो न्यूटन ने दोस्तों सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अगला प्रश्न है, RRB चेन्नई से 31 दिसंबर 2000 से फ्रायड का संबंध किससे है? दोस्तों तो फ्रायड जो है दोस्तों सांख्यिकी से संबंधित थे, यानी स्टैटिक्स से। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है कौन? दोस्तों तो परमाणु रिएक्टर में दोस्तों किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? इसको अगर सीधा समझे तो यूरेनियम का दोस्तों। तो यूरेनियम 235 यानी कि यूरेनियम 235 जो यूरेनियम का प्रूफ है उसका मुख्यतः जो है परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, RRB गुवाहाटी से 7 जनवरी 2001 को जो पूछे गए थे, चंद्रग्रहण कब लगता है दोस्तों? तो चंद्रग्रहण आपको पता होना चाहिए जब पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाते हैं। यहाँ सूर्य है, ठीक है, यहाँ पृथ्वी है और यहाँ चंद्रमा है, और प्रकाश जो है दोस्तों सूर्य का जो है चंद्रमा पर अच्छे से मतलब फुल नहीं पड़ता है, तो वो काला दिखने लगता है, तो इसी को चंद्रग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों?
तो आपको पता होना चाहिए आकाश जो नीला दिखाई देता है दोस्तों प्रकाश के परिकिरणन के कारण। वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा दोस्तों नीले रंग को जो है अधिक बिखेरता है। तो याद रखिएगा नीले रंग का ज़्यादा परिकिरणन होता है, इस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? लाल रंग का क्यों प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का दोस्तों तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जो है दोस्तों सबसे अधिक होता है, और इसका दोस्तों यह गमन भी दूर तक यानी दूर तक दिखता भी है। ठीक है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है यातायात बत्ती में। ठीक है, ट्रैफिक लैंप में। अगला प्रश्न है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है क्यों? तो आपको पता होना चाहिए यह किस क्रिया के कारण चढ़ता है। तो केशिकत्व क्रिया के कारण, जिसे इंग्लिश में कैपिलैरिटी के कारण जो है बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरआरबी भुवनेश्वर से 14 जनवरी 2001 में जो पूछे गए मृदा विज्ञान, इसको इंग्लिश में पेडोलॉजी, किसका अध्ययन है? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, मृदा विज्ञान यानी मिट्टी का अध्ययन दोस्तों पेडोलॉजी कहलाता है। यहाँ इंग्लिश में नाम रखना अनिवार्य है। ठीक है, इंग्लिश में ही नाम दिए जाएंगे हिंदी के क्वेश्चन में भी। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। तो सबों को पता होगा कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जो है दोस्तों बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो F बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला, ठीक है, 3 तरह के ग्रह कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहला तो बृहत्तम, बृहत्तम यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह क्षुद्रतम यानी सबसे छोटा कौन है? तो बुध। और सबसे चमकीला ग्रह कौन से हैं? तो सबसे चमकीला जो है दोस्तों शुक्र। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः होते हैं। तो एंजाइम दोस्तों प्रोटीन से बने होते हैं। याद रखिएगा, एंजाइम जो दोस्तों प्रोटीन का ही एक रूप है। अगला प्रश्न है, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो मानव यकृत का कार्य नहीं करता है तो हार्मोन का, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है यकृत का हाँ, यहाँ कौन सा है जो मानव यकृत का कार्य नहीं है? मैंने ही गलत पढ़ दिया। मानव यकृत का कार्य कौन नहीं है दोस्तों? तो हार्मोन का निर्माण, यानी कि हार्मोन का निर्माण दोस्तों मानव यकृत में यानी कि लीवर में नहीं होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। तो दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए दोस्तों श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, यानी कि जब श्वसन होता है तो प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों तेजी से होता है। अगला प्रश्न है, आरआरबी जम्मू 21 जनवरी 2021 में जो पूछे गए हैं उससे 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब, पारे का दाब 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिस तापक्रम पर दाब 2 गुना होगा, यानी कि किस तापक्रम पर दाब 2 गुना होगा? जब आयतन को अस्थिर रखा जाए, यानी कि जब आयतन कांस्टेंट रहेगा तो किस ताप पर जो है दाब 2 गुना हो जाएगा दोस्तों? 327 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि विस्थापन D यानी डिस्प्लेसमेंट बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों? तो किया गया कार्य अधिकतम होगा और धनात्मक होगा। आपको पता होना चाहिए वर्क बराबर क्या होता है? तो F/s कोस थीटा। तो यहाँ दोस्तों F जो है एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में S है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की दिशा में ही जो है, जैसे जैसे इस दिशा में बल लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हो रहा है, तो दोनों के बीच जो एंगल कितना बनेगा दोस्तों? 0 डिग्री। तो और आपको पता होगा कि कोस 0 डिग्री का वैल्यू जो है दोस्तों मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, मैक्सिमम होता है। तो कब दोस्तों जो है, इसलिए दोस्तों यहाँ दिया गया है कि विस्थापन अगर बल की दिशा में होगा तो उसका जो है कार्य का जो मान जो है अधिकतम होगा, यानी कोस का वैल्यू अधिकतम हो गया, और वह जो होगा धनात्मक होगा। धनात्मक इसलिए होगा दोस्तों कि विस्थापन एक दिशा में, बल भी उसी दिशा में लग रहा है, कार्य भी उसी दिशा में हो रहा है, तो धनात्मक होगा। तो यही कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सरल आवर्त गति में आयाम a तथा अवधि t के साथ अधिकतम वेग है। तो अधिकतम वेग का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, 2πa/t होता है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है, यानी 1 कूलम्ब
चार्ज का जो वैल्यू होता है कितना होता है, तो 6.025 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। इतना इलेक्ट्रॉन्स जो दोस्तों इतना इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है 1 कूलम आवेश के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा 6.025 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 कूलम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इससे पहले भी यह क्वेश्चन आया है दूसरे तरीके से। अगला प्रश्न है, संधारित्र की धारिता का SI मात्रक क्या है? संधारित्र यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर ये देखिए इस बार उसमें क्वेश्चन में फैराडे दिया गया था, इसमें फैराडे आंसर में पूछ रहा है, तो यहाँ फैराडे होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, पंखा का जो मात्रक होता है फैराडे में, माइक्रो फैराड में मापा जाता है पंखा का संधारित्र मतलब कैपेसिटी। ठीक है, पंखा के कैपेसिटर का कैपेसिटी। अगला प्रश्न है, प्राश्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है? तो प्राश्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक होती है, यानी ऊपर होती है। यहाँ प्रति सेकेंड जो है कंपन जो है यही हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है, 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से प्रवाहमान धारा जो है कितना होगा? तो 0.4 एम्पियर। तो यहाँ दोस्तों आपको दिया गया है पावर कितना है, 100 वाट है। ठीक है, वोल्टेज कितना है? तो 250 वोल्ट है। और आपको मांगा जा रहा है आई का वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए P इक्वल होता है V इंटू आई, यानी वोल्टेज को अगर करंट से गुना करते हैं तो उसका जो किसी भी चीज़ का यंत्र का जो है पावर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पावर के लिए जो है V इंटू आई, यहाँ आई हमको निकालना है, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा? P/V। और P का वैल्यू कितना है? तो 100 है और V का वैल्यू 250 है, और इसको भाग देंगे तो दोस्तों 0.4 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न छूट गया, दाब की बीमा क्या होती है? तो दाब की बीमा क्या होती है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए ml-1 T-2। दाब का जो फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ जो दोस्तों बल का ये जो है आपको पता ही होगा, डायमेंशन ml/T-2 होता है बल का मात्रक। ठीक है, और जो है क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या होता है? क्षेत्रफल का डायमेंशन L² होगा, यानी लंबाई गुना लंबाई होता है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी दोनों लंबाई का जो डायमेंशन क्या हो जाएगा? L² हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो यहाँ 2 है पावर बट्टा में, यहाँ L का 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? ml-1 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। तो यही यहाँ दिया गया है कि दाब की बीमा क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रॉकेट दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है, यानी 1 किलोवाट घंटा जो दोस्तों 1 यूनिट के बराबर होते हैं। अपने आप घर का भी यूनिट में जो देते हैं बिजली बिल जो चुकाते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा में ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है। तो एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी दोस्तों चिन्ह में जो है दोस्तों धनात्मक होगी। यहाँ लेंस पूछा गया, तो अभिसारी लेंस कौन होगा? तो आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस जो होते हैं अभिसारी लेंस होंगे, और अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण होते हैं। अगला प्रश्न है, रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है, यानी रडार निकाय दोस्तों किसका प्रयोग करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग करता है रडार निकाय। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो दोस्तों किसी भी वस्तु का पता लगाता है रडार। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं तो दोस्तों बराबर हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग जो है दोस्तों बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव का जो है वेग जो होता है यानी वेलोसिटी जो है बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का दोस्तों उपयोग जो है पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, विद्युत रोधी माइका का परावैद्युतिक गुणांक क्या होता है? तो परावैद्युत गुणांक दोस्तों माइका का जो है 6.7 होता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आरआरबी मेहंद्रू घाट 20 जनवरी 2021 में जो पूछे गए थे, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है?
दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम आपको पता होगा, कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 होता है। अगला प्रश्न है, अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है दोस्तों। तो निकट दृष्टि दोष का दोस्तों अवतल दर्पण लगा के जो है, यानी अवतल यानी कनकेव लेंस द्वारा जो है, अवतल लेंस के द्वारा, सॉरी दर्पण बोल दिए थे, अवतल लेंस के द्वारा जो है दोस्तों निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शरीर में डैश के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बढ़ जाता है तो दिल का दौरा पड़ने की जो है खतरा बढ़ जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपको पता होना चाहिए, गोबर गैस प्लांट में जो है मीथेन उत्पन्न होता है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? दोस्तों अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में जो है सूर्य से पृथ्वी पर प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आप लोगों को पता होगा, जे थॉमसन द्वारा किया गया। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो संहति यानी दोस्तों एक तरह ये जो है दोस्तों मास होता है। तो मास दोस्तों हर एक पिंड का जो दोस्तों स्टेबल होता है, कहीं भी वो बदलता नहीं। मास हमेशा किसी भी पिंड का अपना खास गुणधर्म है। ठीक है। किसी वस्तु का अपना मास जो फिक्स होता है, चाहे उसको चंद्रमा पे ले जाएं, चाहे पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह पे, तो उसका मास जो एक चीज़ है उसका स्थिर रहता है। तो उसी के बारे में कहा गया, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति स्वतंत्र है, अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, यानी कि मास कहीं भी ले जाइए किसी भी कोने में तो मास समान रहता है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? दोस्तों ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, इग्नियस रॉक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, RRB अजमेर 21 जनवरी 2001 से, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? यानी मनुष्य जब सांस लेते हैं तो कितना ध्वनि जो है शोर होता है? तो उसका शोर का मात्रक दोस्तों, ध्वनि प्रबलता का मात्रक डेसिबल में होता है। तो 1/2 डेसिबल जो होता है दोस्तों, जब आप सांस लेते हैं तो 1/2 डेसिबल जो होता है शोर होता है उससे। ठीक है। अगला प्रश्न है, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत होता है दोस्तों। तो उद्योग में जो प्रयोग किया जाता है रसायन, उसमें प्रचुर स्रोत दोस्तों कोल तार का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो विद्युत बल्ब में दोस्तों नाइट्रोजन और जो है आर्गन गैस दोस्तों भरे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्य का ईंधन कौन सा है दोस्तों? तो भविष्य का ईंधन दोस्तों हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू जो है बहुत अधिक होते हैं। कम ही इसका जो दहन करने पे दोस्तों, इसकी कम मात्रा दहन करने पर जो अधिक ऊर्जा प्राप्ति होती है, इसलिए दोस्तों इसका जो इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों जल का जो है ऑक्सीडेशन होता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है? दोस्तों पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। अगला प्रश्न है, RRB गोरखपुर से 28 जनवरी 2001 में जो पूछे गए थे, मुंह तब तक पानी से भरे गिलास के अंदर, सॉरी यहाँ दोस्तों मुंह तब तक बोल दिए थे, तो यहाँ है मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तब दोस्तों क्या होगा? तो जल स्तर में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा। वो तो ऑलरेडी दोस्तों जितना विस्थापन करना था पानी को, जो है भरा हुआ वाला कोई बर्तन है उस पर बर्फ़ जो तैर रहा है तो पिघलेगा, तो बिल्कुल जो है इसके स्तर में जो है परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बर्फ़ का जो है डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होता है, और पिघलेगा तो वो जो है पानी के जल स्तर में कोई भी बदलाव नहीं लाएगा। यानी कि जितना वो पानी को हटा चुका है उसी में वो उतने पानी में जो है वो बर्फ पिघल के एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो दोस्तों उसका क्या होगा? भार जो है बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? तो 6 गुना हो जाएगा। ठीक है। 1 kg की वस्तु पृथ्वी पर 6 kg हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का जी का वैल्यू जो है चंद्रमा के जी की वैल्यू से 6 गुना होते हैं। ठीक है। इसलिए अगला प्रश्न है, जी की इकाई क्या है?
तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू जो है कितना होता है ये भी देखेंगे, और इसका इकाई क्या होता है पहले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वर्ग केजी। ठीक है, तो दोस्तों जी का वैल्यू याद रख लीजिएगा, पूछ देता है तो इसका वैल्यू जो होता है 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वर्ग के यानी पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो आपको पता होना चाहिए, ध्रुव पर जब कोई वस्तु रहता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल जो है दोस्तों बहुत अधिक होते हैं, मतलब मैक्सिमम होते हैं, तो वहाँ दोस्तों भार भी अधिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? दोस्तों डीएनए के द्वारा दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना को जो है स्थानांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न आरआरबी चंडीगढ़ से 11 मार्च 2021 में जो हुए थे, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? यानी कि अधिक तापमान जो है किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो पैरोमीटर के द्वारा। याद रखिएगा, पैरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान, और कम सम तापमान जो है जैसे तो ये जो है थर्मोमीटर के द्वारा मापे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गतिमान वस्तु में होती है, तो आपको ये पता ही होगा, गतिमान में गति ऊर्जा को सबसे कठोर धातु तत्व है, यानी सबसे कठोर धातु तत्व दोस्तों प्लेटिनम है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे कठोर तत्व पूछा जाए ओनली, धातु नहीं, तो दोस्तों हीरा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है, यानी दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का क्या उपयोग है? बैरोमीटर दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने में सहायक होते हैं, मापा जाता है, यानी कि उपकरण है बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, जल का आयतन सबसे कम होता है कहाँ, कितने तापमान पे? तो यह इंपॉर्टेंट है, 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों जल का जो आयतन है सबसे कम होता है। अगर सबसे कम होगा आयतन तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा? तो डेंसिटी दोस्तों सबसे अधिक होगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी। अगला प्रश्न देखते हैं, आरआरबी बेंगलोर से 20 मई 2021 को जो हुए थे, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो आपको पता होगा, प्रथम नियम दोस्तों जड़त्व की व्याख्या करता है न्यूटन की गति का। अगला प्रश्न है, अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो दोस्तों आम का एक प्रकार है, यानी आम है एक। अगला प्रश्न है, गति के नियमों की खोज किसने की? तो गति के नियम की खोज आपको पता होगा न्यूटन के द्वारा ही किया गया था। और गति के नियम कितने हैं? तो 3 नियम है गति के। अगला प्रश्न है, आरआरबी महेंद्रू घाट 27 मई 2001 से, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यहाँ सबसे हल्की धातु पूछा गया। ठीक है, याद रखिएगा, धातु तो लिथियम है दोस्तों, सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो दोस्तों पौधे का जो पत्ती जो है दोस्तों प्रश्वसन का कार्य करता है, रेस्पिरेशन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण क्या चीज़ का कमी होना है? तो दोस्तों विटामिन B6 यदि बच्चों में कमी होगी इसकी, तो उसमें दोस्तों ऐंठन या मरोड़ होने का जो है प्रॉब्लम होगा। अगला प्रश्न है, आरआरबी सिकंदराबाद 24/6/2001 से, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है। यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट दोस्तों किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? तो लाइम रहते हैं उसमें, सिलिका रहते हैं और एल्यूमिना रहते हैं। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट के संघटक को याद रखिएगा, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना आदि होते हैं उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन दोस्तों पेंक्रियाज में से स्रावित होती है, पेंक्रियाज एक ग्लैंड है। ठीक है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया? तो आपको याद होना चाहिए यूरिया दोस्तों, यूरिया को जो है पहली बार दोस्तों प्रयोगशाला में बनाया गया, जो कि पहला कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, आरआरबी सिकंदराबाद 15 जुलाई 2001 से, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? दोस्तों आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है दोस्तों ग्रह जो है सूर्य के चक्कर काटते हैं। अगला प्रश्न है, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो लेड एसिड बैटरी में दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है
किस में दोस्तों? तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है प्रकाश संश्लेषण में। अगला प्रश्न है कोण की इकाई क्या है, यानी कोण का मात्रक क्या है? तो ये प्लेन कोण का दोस्तों रेडियन होता है, और घन कोण का कौन सा होता है? तो स्टेरेडियन होता है। उसको भी याद रखिएगा, स्टेरेडियन जो दोस्तों घन कोण का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है आरआरबी भोपाल से 9 सितंबर 2001 को हुआ। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में यानी रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है द्रव्य में पृष्ठ तनाव होते हैं। द्रव्य में दोस्तों पृष्ठ तनाव जो है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण जो होता है पृष्ठ तनाव होते हैं द्रव्य में। अगला प्रश्न है 2 विभिन्न क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। किसने दोस्तों 2 विभिन्न क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी? तो मैडम क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, मैडम क्यूरी को जो है भौतिकी और रसायन दोनों क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था। 1903 में दोस्तों उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, और यह दोस्तों उनको रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए मिला था। और 1911 में उन्हें रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उसे किस लिए दिया गया था दोस्तों? तो शुद्ध रेडियम को जो है अलग करने के लिए उसको मिला था, यानी कि रेडियम को जो है अलग करने के लिए जो है मैडम क्यूरी को रसायन के क्षेत्र में और जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए जो है फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 में और 1911 में, यानी कि 2 नोबेल पुरस्कार मिले थे अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, मैडम क्यूरी जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आरआरबी कोलकाता 21 सितंबर 2001 में जो पूछे गए हैं, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? यानी दाल जो होती है किसकी अच्छी स्रोत होती है? तो प्रोटीन की। ठीक है, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? यानी कि लीवर में जो बाइल जूस का जो स्रावन होता है पित्तरस का, वह कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रस्वेदन पर्सपायरेशन जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। यानी कि पर्सपायरेशन मतलब यानी कि जो आप जो पसीना जो आता है उसी को पर्सवेदन कहते हैं। पसीना आने से जो है क्या होता है दोस्तों, शरीर का जो है ताप नियंत्रित होता है। पसीना जो है वाष्पित होता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है गर्मी में। अगला प्रश्न है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र दोस्तों ज़्यादा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण दोस्तों ऐसे देखिए, ऐसे इसका दृश्य क्षेत्र ज़्यादा चौड़ा होता है, तो इसलिए दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों में, तो याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना है, क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। यहाँ कह रहा है दोस्तों, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में दोस्तों अणु जो है अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। दीर्घ अंतराल यहाँ रखने का मतलब दोस्तों, जैसे कोई गैस जो होते हैं उसमें जो अणु जो है दोस्तों दूर दूर रहते हैं। ठीक है, और इसको दबाने से दोस्तों अणु क्या होगा, नज़दीक आ जाएंगे। और यदि अणु के बीच में जो गैप ज़्यादा रहेगा दोस्तों, तो एक नज़दीक आएगा तो मतलब उसको नज़दीक लाना आसान होगा, और जिसमें ऑलरेडी जो है नज़दीक है अणु उसको और जो संपीड़ित करेंगे तो उस पर ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यही कह रहा है दोस्तों कि गैस के अणु को जो है संपीड़ित करना यानी दबाना जो है आसान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। नींबू और संतरे में कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं दोस्तों? तो साइट्रिक अम्ल, याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू और संतरे में उपस्थित होते हैं। और सिट्रिक एसिड का दोस्तों फार्मूला क्या होता है? तो सिट्रिक एसिड का फार्मूला आप लोग याद रखिए, C6 होता है, H8 होता है, O7 होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड का फार्मूला कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में, C6H, रुकिए दोस्तों पेन चेंज कर लेता हूँ, C6H8O7, ये दोस्तों सिट्रिक एसिड का फार्मूला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग में दोस्तों मुख्यतः जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को जो है
उसका योगदान ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का 54% और मीथेन का दोस्तों 30%। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन जो है दोस्तों वायुमंडल में एक लेयर बनाए रहते हैं, ठीक है। और इससे जो है दोस्तों प्रकाश जो भूमि तापन करता है, यानी प्रकाश की ऊष्मा जो भूमि पर आती है और यह जो फिर से रेडिएट होकर ऊपर जाती है, तो इसको दोस्तों यह रोक लेते हैं ये आवरण, ठीक है, या कम नहीं जाने देते हैं ऊपर। तो उससे दोस्तों पृथ्वी का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी को दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। यहाँ दोस्तों इस चीज़ को समझिए, कोई रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, सॉरी, ये कोई रेफ्रिजरेटर है, इसमें देखते होंगे दोस्तों फ्रीजर जो होता है ऊपर होता है। तो ये क्यों होता है फ्रीजर ऊपर? फ्रीजर ऊपर इसलिए होता है दोस्तों, फ्रीजर यानी कि यह ठंडा करने वाले को फ्रीजर कहते हैं। तो आपको पता होगा जब कोई भी चीज़ ठंडी होती है वायु, तो वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। ठंडा होकर दोस्तों ये नीचे की तरफ आएगा वायु, ठीक है, और गर्म वायु जो है दोस्तों ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो यह दोस्तों वायु का आदान प्रदान ऊपर नीचे होने लगेगा और इससे क्या होगा? ठंडक में जो दोस्तों समरूपता बना हुआ रहेगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ अगर ठंडा फ्रीजर अगर नीचे लगा दिया जाए तो क्या होगा? फ्रीजर अगर दोस्तों नीचे लगा दिया जाए तो फ्रिज में, तो तब क्या होगा? तो तब होगा दोस्तों, अगर फ्रीजर नीचे लगा दिया तो आपको पता होगा फ्रीजर नीचे लगाने से दोस्तों वायु ठंडी होगी और ठंडी होने के साथ दोस्तों वो बैठेगी, तो यहाँ नीचे ही बर्फ़ जम जाएगा और ऊपर का दोस्तों वातावरण उतना, ऊपर का जो है टेम्परेचर दोस्तों उतना प्रभावशील नहीं देगा, मतलब ठंडा होने में। इसलिए दोस्तों जो है फ्रीजर को ऊपर लगाया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या होती है? पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है गर्मी में दोस्तों। मेटल जो है एक्सपेंस होता है, तो उससे दोस्तों दोलन काल जो है क्या होगा? बढ़ जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ने से क्या हो जाएगा? दोलन काल बढ़ जाता है। आपको पता है यह चीज़। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक दोस्तों किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, केजी मीटर स्क्वायर होता है जड़त्व आघूर्ण का वैल्यू, मात्रक। अगला प्रश्न है, जो 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। याद रखिएगा 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। अगला प्रश्न है, RRB चेन्नई से 30 सितंबर 2001 के सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। तो यहाँ आप देखते होंगे फ्रिज में रखा हुआ सामान क्यों नहीं खराब होता है? वही कारण है दोस्तों, उसको ठंडा करके दोस्तों उसमें जो जीवाणु को जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, जीवाणु को जो है निष्क्रिय कर दिया जाता है, उसका जो दोस्तों विकास को रोक दिया जाता है, वृद्धि को, ठीक है। इससे जो है हमारे खाद्य पदार्थ जो है इस फ्रिज में सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, यह तो पता ही होगा, सेरीकल्चर कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब CaSO4 हाफ H2O होता है। इसका फार्मूला याद रख लीजिएगा, ये पूछता है फार्मूला से भी, किसका फार्मूला है ये, तो CaSO4 हाफ H2O हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे दोस्तों आंशिक लंबवत एवं आंशिक तिर्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो दोस्तों ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अस्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है दोस्तों, तो ओम का नियम कहा जाता है। ओम का नियम दोस्तों अस्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग यानी बहने वाली तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में होते हैं। अगला प्रश्न है, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस यानी कैमरा में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबकीय सदा अस्थिर होता है किस दिशा में? तो दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में
स्थिर होता है। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या हो जाएगा? तो दोस्तों समय जो है 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, लोलक का जो है आवर्तकाल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 2π√L/g होता है। तो यहाँ L जो, ये सभी तो कांस्टेंट ही है, तो L में डिफरेंस से डिफरेंस होगा, तो L जो है रूट के अंडर में है, तो अगर 4 गुना किया जाए तो उसका 2 गुना हो जाएगा ये जो है उसका लोलक काल, सॉरी आवर्तकाल। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो आपको पता होगा, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, लेंस है कि दर्पण लेंस है। तो लेंस में दोस्तों अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रहता है, ठीक है, तो उसका जो है उसी के बराबर जो है इमेज उल्टा बनता है वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो यही कह रहा है कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। तो यानी फोकस की 2 गुनी लंबाई, यानी वक्रता केंद्र जो है दोस्तों फोकस की 2 गुनी लंबाई पर होता है, तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, आरआरबी बेंगलोर 7 अक्टूबर 2001 से ऊंचाई पर खाना जो है देर से बनता है, क्योंकि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? ऊंचाई पर जो है वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जो है जल्दी वाष्पित होकर जो है उड़ जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर ऊंचाई पर बनाइएगा तो कोई केटली में दोस्तों उसमें पानी है, उस पर जो है प्रेशर जो है कम हो जाता है, तो कम ही तापमान पर जो है यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही खोलने लगता है। खोलने से दोस्तों क्या होता है, वाष्पन बढ़ जाता है। वाष्पन बढ़ जाता है तो क्या होता है, वाष्पित हो जाते हैं सारे, और उतना टेम्परेचर बन नहीं पाता है, कोई पदार्थ जो है आसानी से पक पाए, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है? तो तारे की दूरी किस में नापा जाएगा? प्रकाश वर्ष में, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरआरबी मेट्रो रेल, दिल्ली मेट्रो रेल से 13 जनवरी 2002 में जो आयोजित हुई एग्जाम, तो धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो दोस्तों धातु जो है चालन द्वारा यानी कंडक्शन द्वारा जो है गर्म होते हैं। आपको बताए थे कि धातु में जो है एक अणु दूसरे अणु को जो गर्म करते जाता है, यही दोस्तों कंडक्शन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपेक्षिक घनत्व दोस्तों हाइड्रोमीटर द्वारा जो है नापा जाता है। याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर से जो है आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो दोस्तों लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। लोटनिक मतलब क्या दोस्तों, जैसे गेंद जो है, जैसे गोलाकार कोई वस्तु, वो लोटनिक मतलब वो आगे घूमते हुए जो बढ़ता है, तो उसमें दोस्तों घर्षण कैसे, घर्षण का मान कम होगा, और घर्षण के कारण जो है दोस्तों कोई भी वस्तु चलने में सफल होते हैं, तो घर्षण तो लगता ही है, लेकिन लोटनिक घर्षण में दोस्तों जो है बहुत कम घर्षण होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? दोस्तों विराम का जड़त्व जो होता है अश्वरोही के गिरने का जो है कारण है। जड़त्व, विराम के जड़त्व के कारण जो है दोस्तों अश्वरोही जो पीछे की ओर गिरने लगेगा। अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो आपको पता होगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो है लोहे के भार से कम होता है, जिस कारण से ये जो है पानी में डूब जाते हैं। और यह सिद्धांत किसका है दोस्तों? तो आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो है लोहे से कम होता है, इसलिए जो है लोहा उसमें डूब जाता है पानी में। अगला प्रश्न है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परिच्छादहीन दांत पर प्रकाश समकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर का जो दांत है, डॉक्टर जो है दांत में जो है प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु मिश्रण है और पीतल जो है मिश्र धातु है। मिश्र धातु यानी मिश्रण में क्या रहता है? तो कोई निश्चित अनुपात नहीं रहता है,
दो या दो से अधिक पदार्थ जब बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं, और जब निश्चित अनुपात में रहता है तब वह यौगिक होता है। तो जब धातु को किसी निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे, एक दो से अधिक धातु को जब मिला देंगे किसी भी अनुपात में तो मिश्र धातु हो गया, और जब दो पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण वो कहलाएगा। अगला प्रश्न है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो आपको पता होगा पीछे का पृष्ठ दृष्टि पटल यानी जिसको रेटिना कहते हैं, जिस पे जो है प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी का किस तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर जो पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ जो प्रेशर कम रहता है। अगला प्रश्न है, बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो नियत तापमान पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है बॉयल्स लॉ जो है लागू होता है। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है। तो दोस्तों द्रव का बूंद जो है गोलाकार क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है द्रव्य का बूंद गोलाकार होता है, द्रव का बूंद। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। दोस्तों जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तो आदमी उसमें जो रहते हैं उसको अपना भार जो है प्रत्यक्ष भार से जो कम महसूस होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋणावेश वहन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू जो है द्युतिहीन होता है। तो सूखा बालू जो है दोस्तों प्रकाश का जो परावर्तन करते हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है यह चमकीला दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, नॉट का उपयोग होता है। नॉट दोस्तों जलयानों की गति मापने में प्रयोग किया जाता है, नॉटिकल मील का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। तो गामा किरण जो है दोस्तों सबसे हानिकारक विकिरण है, जो मनुष्य में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, गामा किरण। अगला प्रश्न है, एंटीजन एक पदार्थ है। एंटीजन दोस्तों प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देने वाला एक पदार्थ है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को जो है चालू करने वाला पदार्थ एंटीजन है। अगला प्रश्न है, आरआरबी गोरखपुर 3 मार्च 2002 में जो आयोजित हुए थे, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है। देखिए प्रश्न जो है दोहरा रहा है, प्रकाश के वेग के बराबर जो है दोस्तों निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है प्रकाश के लाइट वेव के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का जो है संरक्षण होगा। यानी समान ताप के दो गेंद यदि टकराएंगे तो दोस्तों संवेग का जो है संरक्षण होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भ्रमण गति है। पृथ्वी की भ्रमण गति दोस्तों 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है। तो दोस्तों तेलों के जमने में जो है असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण के यानी हाइड्रोजिनेशन के कारण जो है तेल जमने लगता है। अगला प्रश्न है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है। तो दोस्तों टेस्ला आपको पता होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो गर्मी में जैसे लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। घड़ी पीछे होने का मतलब घड़ी सुस्त हो जाएगी, यानी कि स्लो चलने लगेगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है। रॉकेट दोस्तों रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, यानी 10⁵ पास्कल जो है एक बार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। यानी फिनोल का दोस्तों जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर जो है बेंजीन की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा फिनोल का जो है जिंक के साथ आसवन होगा तो बेंजीन प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, पैरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है। तो पैरोमीटर दोस्तों उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी अत्यधिक तापमान को मापने में जो जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, पैरोमीटर। अगला प्रश्न है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसका जो है समयावधि क्या हो जाएगी। तो दोस्तों दोगुनी हो जाएगी लोलक। तो यहाँ याद रखिएगा दोस्तों
आवर्तकाल जो होता है टी बराबर होता है 2π√L/G, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटी जो है √L/G होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों L जो है √अंडर में है, तो यानी कि लंबाई अगर चौगुनी की जाती है तो यहाँ 2 रखिएगा, 4 रखिएगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आवर्तकाल पे, तो 2 का प्रभाव पड़ेगा, यानी दोगुनी हो जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है। तो डायोड से दोस्तों धारा जो है एक ही दिशा में बहता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम पदार्थ है। दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ देख रहे हैं यहाँ हीरा आया है, और सबसे कठोरतम तत्व ये धातु कौन से हैं, तो निकेल, सॉरी दोस्तों, क्रोमियम जो है सबसे कठोर धातु है, और टंगस्टन जो है पृथ्वी पर सबसे मजबूत धातु है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो कार्बोरेटर आप लोगों को पता होगा, पेट्रोल इंजन में, जैसे बाइक विक में जो है कार्बोरेटर होता है। अगला प्रश्न है, एक रेडिएशन पैरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है रेडिएशन पैरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर, याद रखिएगा। द्रव में डूबी हुई किसी वस्तु पर जो उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। अगला प्रश्न है, किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है। तो भट्टी का तापक्रम आपको पता होगा, उच्च तापमान को मापने के लिए पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो भट्टी में भी दोस्तों बहुत अधिक तापमान होता है, इसलिए वहाँ भी पैरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ये तो पता ही होगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। अगला प्रश्न है, आरआरबी अहमदाबाद से 15 जुलाई 2002 में जो आयोजित हुए थे, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है। तो W वाटसन जो है उनके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को जो है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया, याद रखिएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों। तो हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 71% जो है दोस्तों हाइड्रोजन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका जो है संवेग दोगुना हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों संवेग का फॉर्मूला आपको बताए थे, m/v होता है, और गति इसका अगर दोगुना कर दिया जाए तो भी हो जाएगा, तो संवेग भी दोगुनी हो जाएगी सीधा। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ओजोन के क्षरण से संबंधित है, ओजोन अवक्षय से। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है। तो दोस्तों सबसे अधिक लोहा प्राप्त जो होता है हरी सब्जी से होता है। यहाँ हरी सब्जी यानी कि यहाँ लोहा का मतलब जो है दोस्तों हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक आयरन की पूर्ति जो है हरी सब्जी से जो है होती है, और सर्वाधिक जो हरी सब्जी में आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। तो निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के दौरान क्या किस पदार्थ की क्षय होते हैं पानी में शरीर से। तो दोस्तों पानी का ही, यहाँ डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है पानी की कमी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है। दोस्तों प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है, और प्रकाश की गति की तुलना में जो है ये क्या कहते हैं मैग्नेटिक वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है गति समान होती है। तो यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आरआरबी अजमेर 4 अगस्त 2002 से किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, यानी कि किस ईंधन में जो है यूनिट 1 यूनिट जलाने पर जो है उच्च कैलोरी प्राप्त होते हैं, तो हाइड्रोजन से। तो इसलिए दोस्तों इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि अभी ये ज़्यादा प्रयोग में नहीं है, तो इसलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इससे उच्च कैलोरीफिक मान मिलता है। अगला प्रश्न है, 1 किलो बाइट बराबर होता है, 1 किलो बाइट बराबर 10 बाइट्स 1024 बाइट्स होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना इसका परिणाम है। जैसे ग्रीन हाउस बारे में आपको पता होगा, ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जो और जो है मीथेन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस दोस्तों जब होता है, जब प्रकाश जो है सूर्य से जो हीट जो है पृथ्वी को मिलता है, और पृथ्वी जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन अन्य आदि गैस जो है वो आवरण बना लेते हैं, और उसको जो है गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं, और सतह पर ही बनाए रखते हैं। तो इससे जो दोस्तों है गर्मी जो है बढ़ जाती है वातावरण में, ठीक है। तो इसी को दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, तो सदैव अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान दोस्तों किसी भी वस्तु का अपना होता है, ठीक है, जिसे संहति भी कहा जाता है। एक नया वर्ड इस पे क्वेश्चन पूछा गया था पीछे, आप देखें तो वही संहति जो है दोस्तों उसमें सदैव जो है अपरिवर्तित रहेगा वो। अगला प्रश्न है CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है। तो CFC यहाँ दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसका प्रयोग दोस्तों रेफ्रिजरेटर, AC आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। तो CFC दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ देखिए दोस्तों उसका फुल फॉर्म दे दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC है। अगला प्रश्न है मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है। तो दोस्तों मानव किडनी स्टोन में जो दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, यानी कि मानव किडनी में जो स्टोन बनते हैं वो किस चीज़ का होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होते हैं। अगला प्रश्न है रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से जो है रंगीन चित्र बनता है। तो नीला, हरा और लाल, इन तीनों कलर को आप लोग याद रखिएगा कि ये सभी दोस्तों प्राइमरी कलर है, इन्हीं से दोस्तों अन्य सभी कलर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है। तो दोस्तों जब सतह पर आएगा तो आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर जब बुलबुला रहेगा तो उस पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, बाहरी प्रेशर, तो वो बुलबुला छोटा रहता है, और जैसे ही बाहर आएगा तो उस पर प्रेशर कम होगा तो वो जो है बढ़ जाता है और फट जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है। ध्वनि प्रदूषण दोस्तों शोरगुल से ज़्यादा होता है, और शोरगुल है दोस्तों इसका मुख्य प्रदूषक है। अगला प्रश्न है RRB कोलकाता 28 सितंबर 2002 से प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से जो है दोस्तों पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा 100 से अधिक डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी उबलना शुरू होता है, तो इससे दोस्तों भोजन जो है आसानी से पक जाता है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा दोस्तों अम्ल वर्षा जो दोस्तों है सल्फर डाइऑक्साइड जो है मुख्य कारक है अम्ल वर्षा के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो बायोगैस आपको पता ही होगा मीथेन यानी CH4 जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। तो दोस्तों आज इतना ही, 1 घंटा हो गया, तो अगला भाग भी हम जल्द अपलोड करेंगे। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।